हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। रैंडम वेरिएबल, तो देखिए रैंडम वेरिएबल एक्चुअल में क्या होता है। अभी आप पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ चुके हो और प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर आपने सैम्पल स्पेस वर्ड तो सुना ही होगा, राइट। सैम्पल स्पेस क्या होता है? जो भी आउटकम्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो आउटकम्स पे डिपेंड करती है एंड और वो जो चीजें होती हैं वो रियल वैल्यूज होती है। रियल वैल्यूज का मतलब पता है, मैं बताता हूँ। अगर मैं आपको बोलता हूँ किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के बारे में, जैसे मान लो आपने 2 कॉइन्स टॉस करे, ठीक है। 2 कॉइन टॉस करे तो इसके जो आउटकम्स आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। तो ये 4 आउटकम्स आ सकते हैं अगर आपने 2 कॉइन्स टॉस करे, ठीक है। लेकिन आप इसको, ये रियल वैल्यूड फंक्शन थोड़ी है, यानी कि ये कोई आपकी कोई प्रॉपर वैल्यू थोड़ी है। समझ में आ रही है बात? दिस इज नॉट अ रियल वैल्यू, दिस इज जस्ट अ सैम्पल स्पेस। अब क्या होता है, लेकिन इस पे बेस्ड कोई रियल वैल्यू डिपेंड कर सकती है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जिस जो किस पे डिपेंड कर रही है, इन आउटकम्स पे डिपेंड कर रही है। तो ये वैल्यू आपको अभी नहीं पता है, इसको हम बोल सकते हैं रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल अभी मैं एग्जांपल से ही बताऊंगा आपको। पहले तो इसकी डेफिनेशन आपको इस हिसाब से लिखनी पड़ेगी। इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain, whose domain, डोमेन का मतलब होता है ये किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। whose domain is the sample space, sample space of a random experiment, ठीक है। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट ही था। अब एक तरह से मान लीजिए, इसका एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको ये बोल दिया, आगे एग्जांपल भी आएगा आपकी बुक में, कि एक क्या कहते हैं, एक ना हमने 2 कॉइन टॉस करे हैं। तो 2 कॉइन अगर मैंने टॉस करे तो अगर हेड आते हैं, अगर हर हेड पे वो जो क्या कहते हैं, वो जो बंदा है वो आपको रुपए देगा 2 रुपए। लेकिन अगर टेल आता है तो वो आपसे लेगा 1 रुपया। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये पैसों की बात आ गई यहाँ पे यानी वैल्यू से रिलेटेड बात हो गई। तो ये जो आपका मनी, वो जो जीत रहा है या लूज कर रहा है, वो आपका रैंडम वेरिएबल हो गया। अब आप ये सोचिए, ये जो मनी लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, वो डिपेंड किस पे करेगा? वो इन आउटकम पे डिपेंड करेगा, इन आउटकम्स पे डिपेंड करेगा, राइट। तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई, ये चीज रैंडम वेरिएबल है, कि द अमाउंट ऑफ मनी ही इज विनिंग और लूजिंग इज अ रैंडम वेरिएबल which depends on the outcome of an experiment, right? तो ये आपका एक रैंडम वेरिएबल। हाँ, एक चीज और है, रैंडम वेरिएबल को बेटा हम जो यहाँ पे डिनोट करते हैं वो कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। तो रैंडम वेरिएबल होता है आपका कैपिटल एक्स। ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ रियल वैल्यू। जैसे यहाँ पे 2 एक रियल वैल्यू है, 1 इज अ रियल वैल्यू। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन। डोमेन का मतलब आपको पता ही होगा कि आपने रेंज और डोमेन तो आपने पढ़ा ही हुआ है। तो डोमेन होता है इनपुट। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, जिस पे आपका आउटपुट डिपेंड करता है। आउटपुट यहाँ पे बेटा आपका ये है रैंडम वेरिएबल। और ये रैंडम वेरिएबल डिपेंड किस पे करता है? इनपुट पे। और इनपुट किसका? इनपुट है क्या यहाँ पे? वो है आउटकम ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये होता है आपका रैंडम वेरिएबल। तो बच्चों, आपको बस ये समझ के रखना है इसमें कि आपका जो रैंडम वेरिएबल होता है वो क्या होता है, एक रियल वैल्यू है। जो रियल वैल्यू किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स पे, तो आप उसको रैंडम वेरिएबल बोल सकते हो। तो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं आपकी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 22। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लिया था 2 कॉइन का केस, यहाँ पे 3 कॉइन का केस लिया है इन्होंने। इसमें बोला पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। 3 बार कॉइन को टॉस कर रहा है। फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2। अब इसको ना आप साइड में लिख सकते हो, जैसे फॉर ईच हेड उसको ना ₹2 मिलते हैं, यानी कि +2 हो जाते हैं ना। और क्या कहते हैं, फॉर ईच टेल, उससे क्या, अच्छा, गिवन ₹2 बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम एंड फॉर ईच टेल ही हैज टू गिव ₹1.50, यानी ₹1.50 उसके माइनस में जाते हैं, यानी उसको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो 2.00 मान लो कि उसको मिलते हैं, और 1.50 उसको देने पड़ते हैं अगर टेल आता है। To the organizer, let x denote the amount gained or lost by the person। तो आप यहाँ पे लिखोगे x is equals to amount gained or lost by a person, ठीक है।
तो आगे बोला है शो दैट x इज अ रैंडम वेरिएबल एंड एग्जिबिट इट एज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ओके फाइन। अब आपको सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये पता चल गई, ये रैंडम वेरिएबल है। पता है कैसे? आप एक बात सोचो, मैंने आपको क्या बताया था कि वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। तो बताओ ये जो अमाउंट है गेन कर रहा है लूज करना, ये कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन अब ये रैंडम वेरिएबल नहीं प्रूफ हुआ। आपको ये भी देखना है क्या ये अमाउंट गेन और लूज इस ये जो एक्सपेरिमेंट बोला है इसने थ्री थ्री कॉइन टॉस का, क्या इस पे डिपेंड करेगा थ्री कॉइन टॉस? तो आपका दिमाग बोलेगा हाँ यार बिल्कुल करेगा। क्या पता तीनों में हेड आ गए तो इसको तो 6 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। क्या पता तीनों में टेल आ गए इसको तो 4.5 रुपए लूज करेगा। तो यानी कि ये जो चीज है अमाउंट गेन या फिर लूज, जो भी अल्टीमेट हो रहा है उसके साथ, जो भी पैसा इन्वॉल्व है या जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू रियल वैल्यूड इन्वॉल्व है, वो चीज इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स पे डिपेंड। तो आप लिखोगे सिंस द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय अ पर्सन डिपेंड्स ऑन द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, हेंस इट इज अ रैंडम वेरिएबल। पहली लाइन तो आप एज इट इज लिख दो जो मैंने आपको बोली। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, एग्जिबिट इट एज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब ये आपको बोल रहा है आपको ना ये पूरा लिख के दिखाना है सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ इसके, कि भाई क्या असर पड़ रहा है। मैंने आपको बताया तो कि भाई इसके आउटकम्स पे डिपेंड कर रहा है। अब वो कह रहा है कि भाई उसको दिखाओ भी कि कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको आउटकम्स लिखने पड़ेंगे इसके। तो आउटकम्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं। हेड 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 भी हो सकता है, राइट। क्या हो सकता है? और पहले तो आउटकम्स आप साथ में लिख सकते हो। 3 कॉइन के लिखने सिखा रखे हैं मैंने आपको, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। तो आप पहले 2 कॉइन्स के लिखो, 2 कॉइन्स के रिपीट करके लिख दो। सॉरी यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया। दिस इज हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड, ठीक है। तो इसको रिपीट करके लिख दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ वाली लाइन में पूरे हेड 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 लगा दो, इस वाली लाइन में पूरे टेल 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 लगा दो। तो ये आपके 3 कॉइन के केस में 2⁻³ होता है, आपको सिखाया भी हुआ है पहले। 2⁻³ का मतलब 8 आउटकम्स आएंगे, आप चेक कर सकते हो 8 आउटकम्स हैं। तो देख लीजिए क्या क्या बनते हैं आउटकम्स। तो देखो ये जो चीज है डिपेंड किस पे कर रही है, नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स। यहाँ पे फर्स्ट केस ले लीजिए, ये हेड 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 का। तो देखो तीनों हेड आ रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है भाई, इसको 2 रुपए एक हेड के लिए मिलते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि तीनों हेड आ गए, तो उसको 6 रुपए मिल जाएंगे। तो ये पहला आपने एग्जिबिट करके दिखा दिया, इट एज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ये फर्स्ट सैंपल स्पेस पे आपने करके दिखा दिया। नेक्स्ट पे ये हो सकता है, मान लो अब केस ले लो कि 2 हेड वाले केसेस ले लो। किस किस में 2 हेड आ रहे हैं? इसमें 2 हेड आ रहे हैं, इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं और इसमें 2 हेड आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको साथ में लिखो। तो 2 हेड वाले एच एच टी वाला केस हो गया, एच एच टी। इसमें भी क्योंकि बराबर ही बात होगी ना, चाहे पहले हेड है चाहे बाद में। आपका ये जो अमाउंट गेन और लॉस है ये तो नंबर ऑफ हेड्स और टेल्स पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसको साथ में लिख दिया जान के, एच टी एच। फिर आप दूसरा ये बोल सकते हो टी एच एच, ये तीनों। जब ऐसा केस होगा तो 2 हेड आएंगे, तो यानी कि 2 रुपीज इंटू 2 होगा, -1 इंटू 1.5 क्योंकि एक टेल का नेगेटिव भी जाएगा। तो 4 माइनस 1.5 आप करोगे तो आपको मिल जाएगा ₹2.5। अब आप देखो एक हेड किस में आ रहा है, तो एक हेड देख सकते हो आप, एक तो इसमें आ रहा है एक हेड इसमें आ रहा है और एक हेड इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे आपका आएगा एच टी टी इज इक्वल्स टू एक्स टी एच टी इज इक्वल्स टू एक्स टी टी एच इज इक्वल्स टू। अब आप क्या कर सकते हो, ₹2 × 1 कर सकते हो क्योंकि यहाँ इन सब केसेस में एक एक हेड आ रहा है। तो एक हेड पे 2 रुपए मिल रहे हैं, माइनस टेल कितने आ रहे हैं? 2, 2 टेल्स और सब्ट्रैक्ट कितने हो रहे हैं? एक पे इतने, 2 माइनस 3 दैट इज -1। अब सिमिलरली ऑल टेल का ले लो, तो लास्ट वाला भी आप निकाल लीजिए। अगर तीनों में किस्मत इतनी खराब रही कि तीनों में टेल आ रहा है ये वाला, तो क्या होगा? पैसा तो कुछ मिलेगा नहीं, जेब से उसके 3 टाइम्स माइनस हो जाएंगे, ₹1.5। तो यानी कि रुपीज इसका हो गया सब्ट्रैक्ट -4.5, -4.5 रुपीज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपसे ना एग्जाम में ये भी पूछ सकता था, क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ कि व्हाट आर द सेट ऑफ अमाउंट
ही गेन और लॉस, मतलब वो सेट के मामले में पूछ सकता था कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं उस रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल की, यानी उस रैंडम वेरिएबल की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी। तो आप इसको ना सेट के अंदर लिख लेते, जैसे पहले लिख लेते -4.5, फिर -1, फिर 2.5 और 6। आप देख लेना, अगर ये क्वेश्चन है ना, अगर आप इस चीज को अप्लाई करते हो और आप ऐसा सच्ची में रियल में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आप देखना वो जो बंदा अमाउंट जीतेगा ना या हारेगा, वो इनमें से ही कुछ होगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। रीजन, आपके पास पॉसिबल आउटकम 8 है, आपने हर आउटकम के साथ उस रियल वैल्यूड फंक्शन की वैल्यू निकाल दी और वो वैल्यू सिर्फ यही है, इससे बाहर आपका आंसर आ ही नहीं सकता। दैट्स इट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 23। अब इसको भी समझना है यहाँ पे। आप पहले ना हमेशा कोशिश करो रैंडम वेरिएबल फाइंड करने की, रैंडम वेरिएबल है क्या। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको दिख जाएगा कौन सी रियल वैल्यू के बारे में बात करें, और ध्यान रखना रियल वैल्यू हमेशा मनी नहीं होता, बट नंबर होता है। ठीक है, तो वो नंबर पैसा भी हो सकता है, किसी चीज का नंबर हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ देखिए क्या है, अ बैग कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल। तो एक बैग है, इसके अंदर 2 व्हाइट है और 1 रेड बॉल है। ठीक है, इसमें बोला 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड देन पुट बैक इन द बॉक्स आफ्टर नोटिंग इट्स कलर। इसमें से एक बॉल निकाली एंड देन पुट बैक इन द बॉक्स आफ्टर नोट, इसमें से कोई भी एक बॉल निकाली, फिर उसको वहां पे नोट करा कलर क्या है, फिर उसको वापस इसमें डाल दिया। राइट, द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन। तो इस प्रोसेस को फिर से किया हमने। राइट, तो आगे बोलता है यानी 2 बार हो गया, पहले एक बार किया, नोट करा, नोट करने पे देखो कुछ भी हो सकता था, व्हाइट भी आ सकती थी, रेड भी आ सकती थी, फिर हमने वापस डाला, फिर से निकाली, फिर व्हाइट आ सकती थी, रेड भी आ सकती थी, फिर हमने इसको वापस डाल दिया। इफ x denotes the number of red balls recorded in the 2 draws। अब देखो यहाँ पे क्या है, x is equals to number of red balls, number of red balls recorded in हरी मिर्च डाल 2 दो। draws। तो देखिए क्या था, रिकॉर्डेड इन 2 draws। तो अब आप यहाँ पे देखिए, आप खुद सोचो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, हमने क्या बोला, एक रैंडम वेरिएबल है x, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे ध्यान रखना ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, क्यों, क्योंकि x बोला है यहाँ पे नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अब आप खुद सोचो, इसके अंदर हमने 2 ड्रॉ करे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स आने के चांसेस कितने हो सकते हैं, या तो एक भी नहीं आएगी, क्या पता दोनों बार व्हाइट व्हाइट आए। ठीक है, या तो एक बार आएगी या फिर 2 बार आएगी, ये दिमाग आपको लगाना है भाई, सिंपल सा। ठीक है, ये ही पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अभी आपको इसको दिखाना पड़ेगा किस किस केस में ऐसा होगा। देखो, सबसे पहले जीरो की देखते हैं कि भाई जीरो कब आएगा। मान लीजिए आपने जो ड्रॉ किया ना, मान लीजिए नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ये एक्स डिनोट करते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल्स व्हेन। अब आप यहाँ पे बेटा आउटकम्स बनाइए। तो मान लीजिए पहले वाले ड्रॉ में व्हाइट बॉल आ गई। ठीक है, पहले वाले ड्रॉ में व्हाइट बॉल आ गई, और दूसरे वाले ड्रॉ में भी आपकी व्हाइट। अब इसके अंदर भी आप वो कर सकते हो, हाँ ठीक है, व्हाइट बॉल, तो दोनों में व्हाइट हो गई। राइट, इसमें भी ना हम अलग अलग कर सकते हैं, व्हाइट बॉल्स को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं W1 W2, एक व्हाइट 1 एक ये व्हाइट 2। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट केस में ये व्हाइट 1 आ गई, दूसरे केस में व्हाइट 2 आ गई दूसरे ड्रॉ में, या उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, या ये भी हो सकता है दोनों में व्हाइट 1 और अगले ड्रॉ में भी वही सेम व्हाइट 1 वाली बॉल आ गई। फिर या तो ये भी हो सकता है व्हाइट 2 मतलब दूसरे व्हाइट वाली बॉल आ गई। तो ये तो एक 4 पॉसिबिलिटी ये बनी। और क्या हो सकता है, ये हो सकता था कि भाई W1 के साथ रेड आ रही है। ठीक है, या फिर W2 के साथ रेड आ रही है, या फिर पहले रेड आई फिर W1 आया, रेड आई फिर W1, या फिर पहले रेड आई फिर W2। तो ये पॉसिबिलिटीज बन रही, या फिर लास्ट बची R। ठीक है, लास्ट पॉसिबिलिटी बची आपकी दोनों में रेड आने की। तो अब आप इसको बस एज इट इज प्लॉट करोगे कि देखो मान लो फर्स्ट वाले में दोनों में पहली वाली वही आई, पहले वाले में जो रेड व्हाइट बॉल निकाली वही सेकंड ड्रॉ में वही व्हाइट बॉल आपने निकाली, यानी दोनों ड्रॉज में व्हाइट व्हाइट आ गई, वो भी सेम व्हाइट वाली। ठीक है, तो इस केस में, या फिर इस केस में, या फिर इस केस में, या ये वाला केस। ठीक है, ये सारे केसेस आपके सेम होंगे। ठीक है, इसके अंदर आपका
रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, यानी अगर आपके आउटकम्स ये रहते हैं तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी होंगी बेटा, 0 होंगी, राइट। इसके बाद दूसरा केस, इसके बाद दूसरा केस आपके ये बन गए, पहले वाले में व्हाइट 1 रेड, या फिर पहले वाले में ये, या उल्टा कर लो इसको, पहले रेड आ गई फिर व्हाइट 1 आ गई, फिर या तो फिर पहले वाले में आपकी ये आ गई सेकंड व्हाइट और रेड, या फिर रेड एंड सेकंड व्हाइट, ठीक है। तो इस केस में आप देखो, अगर आउटकम्स ये आते हैं तो रैंडम वेरिएबल, देखो रैंडम वेरिएबल बेटा डिपेंड किस पे कर रहा है, इन आउटकम्स पे तो कर रहा है। तो रैंडम वेरिएबल है क्या, नंबर ऑफ रेड बॉल। तो अगर आउटकम्स आपके ये आते हैं तो रेड बॉल कितनी होंगी इस केस में, 1। फिर एक लास्ट रह गया कि अगर दोनों में रेड रेड आ गई, पहले जो रेड आई वही दूसरी वाली, क्योंकि एक ही रेड थी यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो आप ये बोल सकते हो x इज अ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक द वैल्यूज ऑफ 0, 1 और 2। तो एक x ऐसा रैंडम वेरिएबल हो गया जिनकी वैल्यू हो गई 0, 1, 2। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा, क्योंकि अगर आप यही नहीं पहचान पाओगे कि रैंडम वेरिएबल की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती थी, तब तक आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं कर पाओगे। तो इन दो एग्जांपल्स की हेल्प से मैंने आपको ये बता दिया कि आप रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज कैसे निकाल सकते हो, दैट्स इट। तो बच्चों अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सीखेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप सीखते हो ना बेटा, तो इसमें बस आपका मेन ध्यान रहना चाहिए रैंडम वेरिएबल पे। तो आइए इसको सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल नंबर 24। तो यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट बोला है, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। अब आप ध्यान रखना बेटा, नंबर ऑफ एसेस बोला है, तो आप खुद समझ जाओ ये आपका रैंडम वेरिएबल है। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि उसने बोला है कि भाई 2 कार्ड्स निकाले सक्सेसिवली, एक के बाद एक, और दोनों को रिप्लेस करके निकाला है, मतलब एक कार्ड पहले निकाला, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे पैक ऑफ 52 कार्ड्स थे, तो आपने एक कार्ड इसमें से निकाला, ठीक है। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, एस वगैरह कुछ भी आ सकता है। फिर आपने इसको वापस डाला, रिप्लेसमेंट करी, फिर से एक और कार्ड निकाला, ठीक है। अब आपको रैंडम वेरिएबल बोला बेटा नंबर ऑफ एसेस। तो आप एक सिंपल सी बात समझ लो यहाँ पे कि पहले कार्ड में, मतलब देखो चीज समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है, आगे मैं बताऊंगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। पहले तो हाँ देख लो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में पता है क्या होता है। आपको क्या करना है, सारे रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी का मतलब समझो, आपको बेटा यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। कैसे, आपको क्या करना है, पहले तो हमेशा जब भी बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो इसका, तो आपको पहले कॉलम बनाना है, एक बनेगा एक्स का, एक बनेगा पी ऑफ एक्स का। अब ये एक्स है नंबर, क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एसेस। अब आप ये देखो नंबर ऑफ एसेस पॉसिबल कितने हैं, ये डिपेंड करता है आप ड्रॉ कितनी बार निकाल रहे हो। बेटा आपने 2 बार ड्रॉ निकाला, एक बार और दूसरी बार। नंबर ऑफ एसेस के बारे में बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार में भी एस ना आए, दूसरी बार में भी एस ना आए, तो यानी कि दोनों ड्रॉ निकालने पे भी आपके हाथ में एस कितना है, 0। नंबर ऑफ एसेस आपको ऑब्टेन हुए सिर्फ 0। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि इन दोनों में से एक बार एस आ जाए, दूसरा नॉन एस नंबर हो, वो नंबर जो होगा आपका नॉन एस हो, मतलब एस को छोड़ के और कोई। तो यानी ये पॉसिबिलिटी है कि भाई एक एस आपको मिल जाए, और किस्मत बहुत ही ज्यादा बढ़िया रही तो दोनों में एस निकल सकते हैं, राइट। तो लेकिन अब आप सोचोगे 3 एस, 3 तो एस निकल ही नहीं सकते, क्योंकि 3 बार तो आप कार्ड ही ड्रॉ नहीं कर रहे, आपने कार्ड ही सिर्फ 2 टाइम्स ड्रॉ किया है। तो पॉसिबिलिटी यही है नंबर ऑफ एसेस की, ठीक है। तो आपने एक्स में पुट किया 0, 1, 2। अब आपको बेटा इन सब की बस प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेपरेटली, ठीक है। कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर आपका एक भी एस नहीं आ रहा, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि दोनों में क्या आ रहे हैं, दोनों में नॉन एस आ रहा है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है नॉन एस की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई नॉन एस की प्रोबेबिलिटी। मान लो ये फर्स्ट ड्रॉ है, ये आपका सेकेंड ड्रॉ, तो आप खुद सोचो फर्स्ट ड्रॉ में नॉन एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसके लिए आपके पास होने चाहिए नॉन एस नंबर कितने होते हैं,
52 कार्ड्स में बेटा 4 होते हैं एस के, तो 48 हो गए नॉन एस अपॉन टोटल तो 52 होते हैं। तो फर्स्ट ड्रॉ में हम कह रहे हैं नॉन एस इनटू, फिर सेकंड ड्रॉ में भी हम कह रहे हैं नॉन एस, दोनों में नॉन एस बोल रहे हैं तभी तो x इज इक्वल टू 0 होगा, नंबर ऑफ एसेस तभी तो 0 आएंगे, क्योंकि अगर दोनों ड्रॉ में नॉन एस कार्ड आएंगे तभी ये चीज पॉसिबल है, राइट। तो अब इसको आप लिख सकते हो, ये कितना आएगा आपका, इसको कैंसिल कर लीजिएगा, ये आपका 12 13 12 13, तो ये आपका बन गया 144/169। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन एस कार्ड इन बोथ इन द टोटल एक्सपेरिमेंट, तो ये हो जाएगी 144/169, राइट। अब आप देखिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट में कह रहा है कि हम मान के चलते एक एस मिलेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो फर्स्ट ड्रॉ में मिलेगा या फिर सेकेंड ड्रॉ में, तो हम दोनों केसेस को लेके ऐड कर देंगे। तो हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट ड्रॉ में एस आता है, तो बेटा एस आने की एस कितने होते हैं 4 अपॉन टोटल होता है 52। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही बार एस आएगा, तो अगर वो फर्स्ट ड्रॉ में एस आ गया तो अगले वाले ड्रॉ में नॉन एस ही आएगा। नॉन एस कितने हैं 48, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। फिर अब ये तो मैंने ऐसा केस लिया ना कि फर्स्ट ड्रॉ में एस, सेकंड ड्रॉ में नॉन एस। ये भी हो सकता था कि फर्स्ट ड्रॉ में नॉन एस आए और सेकंड ड्रॉ में एस आए, तो सेकंड ड्रॉ में एस आएगा तो ये 4/52 हो गया। अब आपका काम क्या है, अब आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ये होएगा 12, दिस विल बी 13, 1/13, तो ये भी इतना ही आएगा सेम। तो 12/69 12/69, तो ये 24/69 हो जाएगा, 24/169 सॉरी, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। अब दूसरा कह रहा है कि भाई दोनों में एस आ जाए, तो दोनों में एस कब आ सकता है कि पहले में भी एस आया, पहले में एस आएगा मतलब 4/52 इंटू दूसरे में भी एस आया यानी 4/52, दोनों में ही आना कंपलसरी है। तो अब यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1 13 दैट इज 1/169। तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपने ना क्वेश्चन में आपसे पूछा ही नहीं कि भाई 2 एस आने की प्रोबेबिलिटी बताओ या 1 एस आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, आपने क्या क्वेश्चन में आपने बोला भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दो इसका, मतलब कि कुछ भी आए सबकी वो बता दो, डिस्ट्रीब्यूशन करके बता दो कि अगर 0 आए तो क्या होगा, 1 आए तो क्या होगा, दोनों एस आए तो क्या होगा। तो इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी कभी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गलत ले जाते हो, तो अपने आंसर को कंफर्म करने के लिए एक चीज समझ सकते हो कि बेटा इन सब का जो सम बनेगा ना, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि हर एक एक्सपेरिमेंट का जो टोटल समेशन होती है वो 1 आती है, आपने पहले भी सीखी हुई है। तो ध्यान रखना, सम ऑफ पी ऑफ एक्स जो आएगा ना ये हमेशा आपका 1 आएगा। अगर ये 1 नहीं आ रहा तो यानी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। आप इसको भी देख सकते हो, इनको अगर ऐड करोगे तो ये ऐड करने पे कितना आएगा, इसका सम 1 ही आएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आपको बुक में मिल जाएगा। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, आपकी बुक का ही है एग्जाम्पल नंबर 25। तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा, आई होप आप इसको साथ में समझ लोगे। एग्जाम्पल नंबर 25, यहाँ पे नोट करने की चीजें देख लेना, क्या टेबल तो बनानी पड़ेगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। मतलब पेयर ऑफ डाइस है, दो है, ठीक है, डाइस दो है, आपने कितनी बार थ्रो किए, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स डाई को थ्रो किया, और आपको क्या बोला, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स। तो नंबर ऑफ डबलेट्स का मतलब आपका रैंडम वेरिएबल हो गया नंबर ऑफ डबलेट्स। तो अब जिसको डबलेट्स नहीं पता मैं बता देता हूँ, डबलेट का मतलब क्या होता है, दोनों में सेम नंबर आना। मतलब आप दो डाई फेंक रहे हो ना, अगर दोनों में ऐसा आया, मतलब पहला आपका ऑब्जर्वेशन ये आई कि दोनों में 1 1 आ सकता है पॉसिबिलिटी, दोनों में 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, 4 4 5 5, तो ये तो होते हैं बेटा 5 5 6 6, इनको हम डबलेट्स बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या बन गया, नंबर ऑफ डबलेट्स का। अब आप ये सोचिए, अगर आप डाई को, किसी भी डाइस को 3 बार थ्रो करते हो, तो क्या पॉसिबिलिटी है उसके नंबर ऑफ डबलेट्स कितनी बार आ सकते हैं। तो पहले तो आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, राइट। उसके बाद आपको पी ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा। अब आप ये सोचो, क्या पता तीनों बार, पहली बार आपने एक पेयर फेंका, डबलेट आया ही नहीं, दूसरी बार फेंका फिर डबलेट नहीं आया, तीसरी बार फेंका फिर डबलेट नहीं आया, तो डबलेट यानी आ ही नहीं रहे। यानी ये हो सकता है कि भाई एक भी ना आए डबलेट, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में डबलेट आए, सेकेंड टाइम में ना आए, थर्ड टाइम में आ जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ फर्स्ट टाइम में आया और बाकी 2 टाइम नहीं आया, या फिर सेकंड टाइम आया, बाकी 2 टाइम नहीं आया,
थर्ड टाइम आया, बाकी बचे हुए टाइम नहीं आया। तो यानी ये भी हो सकता है कि एक बार डबलेट आए या 2 बार डबलेट आए, और बहुत ही ज़्यादा ऐसी किस्मत हो तो तीनों बार डबलेट आ जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स बहुत कम होगी। अब आप 4 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि भाई जब आपने इसको थ्रो ही 3 बार किया है, तो पेयर ऑफ डाइस जो है डबलेट 4 बार कैसे दे देगा? जब आपने 3 बार ही थ्रो किया है, तो मिनिमम 1 बार भी ना आए, मैक्सिमम तीनों बार आ जाए, यही हो सकता है। अब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, ये तो अभी आपने रैंडम वेरिएबल लिखी, राइट? अब आप ये देखिए, तो जब आप लिखोगे P ऑफ x इक्वल्स टू 0, यानी कि P ऑफ यहाँ पे लिख लेना है ऐसे, P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 कब आएगी? तो आप खुद सोचो, एक बार भी अगर आपका डबलेट नहीं आया, तो अब आप ये देखो टोटल जब आप डाई को फेंकते हो, डाइस को क्या कहते हैं, पेयर ऑफ डाइस को फेंकते हो, तो आपके पास बेटा 36 आउटकम्स आते हैं, ठीक है? 36 आउटकम्स में से सिर्फ 6 आउटकम्स होते हैं जो डबलेट होते हैं, बाकी रिमेनिंग 30 जो होते हैं वो नॉन डबलेट होते हैं। तो अब ये सोचो, अगर एक बार भी डबलेट नहीं आना, तो यानी फर्स्ट टाइम में नॉन डबलेट आएगा। नॉन डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 30/36। रीजन, अब यहाँ पे फेवरेबल आपका नॉन डबलेट है, टोटल तो 36 रहने। सेकंड सेकंड टाइम में भी आपका नॉन डबलेट, थर्ड टाइम में भी आपका नॉन डबलेट। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 5/6, 5/6 एंड 5/6, तो आप देखोगे 125, ये आ जाएगा 125/216, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे फिल करोगे 125/216। अब नेक्स्ट, मान लीजिए आपके पास एक आ रहा है डबलेट, ठीक है? तो यहाँ पे ना बेटा दिमाग लगाना थोड़ा, एक डबलेट आने का मतलब क्या है? मान लो कि भाई फर्स्ट टाइम में आ गया डबलेट, अगर फर्स्ट टाइम में डबलेट आया, तो डबलेट होते कितने हमारे पास? 6 होते हैं, 36 में से 6। तो हमने मान लिया भाई चलो फर्स्ट टाइम में आया डबलेट, तो 6/36 आएगा। अगर मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक डबलेट की, तो ये तो श्योर है कि अगले वाले में नॉन डबलेट, उसके अगले वाले में नॉन डबलेट, ठीक है? लेकिन ये तो सिर्फ एक केस हुआ, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो डबलेट है ये सेकंड टाइम में है। तो अब ये हम एक और केस लेके चलेंगे कि भाई ये मान लो 30/36, सेकंड टाइम में डबलेट आया और थर्ड टाइम में आपका फिर नॉन डबलेट आया। या फिर एक लास्ट केस और बचा कि आप के दोनों स्टार्टिंग के दो में नॉन डबलेट आए, लास्ट वाले में डबलेट आ गया। तो अब आप इसको क्या करो, देखो आप सारे सेम से टर्म्स है, बस आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन है, तो आप सिर्फ एक की कैलकुलेशन कर लो, बाकी की तो हो जाएगी। 5/6, 5/6, तो ये 25/216 आएगा, राइट? तो इसको आप देख लीजिए, एक सेकेंड, सॉरी, ये 1/6 ना आ गया, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये आपका आएगा 5, ये 25/6 आ रहा है, 25/216, 25/216, ये बेटा आया है सिर्फ इसका। सिमिलरली इसका भी इतना होगा, इसका भी इतना होगा, 3 टाइम्स है ये। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन इजी करने के लिए इंटू 3 कर देता हूँ। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आया, आप इसको नॉर्मली ऐड करोगे, तो 25/3, 25 इंटू 3 मतलब ये 75/216 आएगा, राइट? इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट केस है 2 का। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या समझना है आपको, भाई दो बार डबलेट, दो बार डबलेट आने का मतलब यहाँ पे भी बेटा 3 केस बनेंगे कि मान लो फर्स्ट टाइम में डबलेट, सेकेंड टाइम में डबलेट, थर्ड टाइम में नॉन डबलेट, या फिर पहले टाइम में डबलेट, दूसरे में नॉन डबलेट, फिर तीसरे में डबलेट, या फिर पहली बार में नॉन डबलेट, ठीक है, दूसरे में डबलेट एंड फिर तीसरे में भी डबलेट। इसके अलावा आपको और कोई केस मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। अब आप देख लो, ये कैलकुलेशन कर लेना, ये 5/6, ये 1/6, ये 1/6, तो ये आपका आ रहा है 5/216। तो ये भी 5/216 आएगा, ये भी 5/216 आएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली इंटू 3 कर देता हूँ, तो ये 15/216 आ गया। अब लास्ट वाले का तो सिर्फ एक ही केस बनेगा। आप इसको बेटा ऑर्डर में लिखना, मैंने बहुत फैला के लिखा है, आप इसको ऑर्डर में लिखना, ठीक है? पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये लास्ट में टेबल बन जाएगी, ठीक है? इज इक्वल्स टू P ऑफ x इक्वल्स टू 3। तो यानी कि पहले वाले में भी डबलेट, दूसरे में भी डबलेट, तीसरे में भी डबलेट। तो अब देखो आप, ये कितना आएगा? 1/6, 1/6, 1/6, तो ये देखो 1/216। तो आप ना यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो कि देख रहे हो तीनों बार डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक बार। आप अगर 216 बार इस एक्सपेरिमेंट को करोगे ना, तो चांसेस ये हैं कि 216 में से एक बार ऐसा आ सकता है, ठीक है? तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप चेक भी कर सकते हो, इसका सम आप करोगे 216/216 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो बच्चों अब हम लोग इससे रिलेटेड एक लास्ट एग्जांपल करेंगे, दैट इज एग्जांपल नंबर 26। आप इसको देखिए क्या लिखा है, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे। तो काफी बच्चों के केस में तो बेटा 0 ही आएगा, ठीक है, पढ़ते पढ़ते होने डेली, बट जो पढ़ते हैं उनके लिए भी कुछ नंबर आएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स कैन टेक द वैल्यूज एक्स, ठीक है, अब ये कैपिटल एक्स कह रहा है, यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे बेटा आपको क्या बोला है, एक्स मतलब रैंडम वेरिएबल, ये क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी, नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग, पूरी लाइन लिख लेना, ड्यूरिंग रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे, ठीक है। यहाँ बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x कैन टेक द वैल्यूज स्मॉल x हैज द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम अननोन कांस्टेंट। तो यहाँ पे बेटा आपको एक फंक्शन सा दे रखा है और ऐसा बोला हुआ है कि ऐसे डिपेंड कर रहा है, ये आएगा 0.1 इफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर वो कोएफिशिएंट की वैल्यू आपकी 0 होती है तो ये इतना आएगा, इफ x की वैल्यू होती है 1 और 2, 1 हो या फिर 2 हो तो ये आएगा कि x, और फिर आगे वो बोलते हैं x की वैल्यू होती है 3 और 4, 3 हो या फिर 4 हो तो आएगा k 5 माइनस x, ठीक है, अगर x की वैल्यू ये है और इतनी, और कुछ हो तो 0 अदरवाइज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, what is the probability that you study at least 2 hours, exactly 2 hours and at most 2 hours। तो पहले तो हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ, हमें वैल्यू निकालनी है k की। तो सबसे पहले ना आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे बोला है x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x, यहाँ पे आपको ना अब ये नहीं बोला 0 1 2 अभी डायरेक्टली गिवन नहीं है, अब आपको यहाँ पे टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना बेटा इस चीज का, आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो x की, ठीक है, तो यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, x डिपेंड कर रहा है बेटा आपके x पे, और x की पॉसिबल वैल्यूज क्या दे रखी है, 0 1 2 3 4, अदरवाइज के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि बाकी केस में 0। तो यानी x की वैल्यू आपकी x पे आ रही है, राइट, तो यानी ये हो सकती है 0 हो सकती है पॉसिबल, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, ठीक है। तो बेटा ये आपका कोई डायरेक्ट वैसा क्वेश्चन नहीं है एक्सपेरिमेंट वाला, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, उसमें ये बता दिया कि भाई x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब ये कह रहा है कि अगर भाई x है 0 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होगा, ये देखना आप, हाँ इसमें 4 भी बनाना है यार आपको क्योंकि 3 है और 4 भी है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए प्रोबेबिलिटी का p ऑफ x 0 1 2 3 4 ये होगा, अगर केस आता है x की वैल्यू 0 तो अब आप बस फंक्शन को फॉलो करो, 0 पे p ऑफ x कितना शो कर रहा है 0.1, ओके कर लिया, 1 और 2 पे कह रहा है kx, ओके तो मानते हैं 1 है, 1 है तो फिर k इंटू 1 हो जाएगा, के एक्स बोला है ना 1 पे, और 1 की वैल्यू आपकी x है, x की वैल्यू आपकी 1 है, तो इसमें 1 पुट करो तो ये बन जाएगा k। सिमिलरली 2 है तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू के, दैट इज 2। अगर x की वैल्यू होती है 3 तो यहाँ पे बेटा एक बार 3 पुट करके देखो, 3 पुट करोगे तो ये सॉल्व कर लेना, यहाँ पे 3 को पुट करके 5 माइनस 3 दैट इज 2, 2 इंटू के, ये भी 2k। अब 4 पुट कर लेना भाई, यहाँ पे 4 पे भी यही फंक्शन लगेगा, तो यानी कि ये तो सिर्फ आ जाएगा k। अब पहले पार्ट में आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बहुत सिंपल है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि नीचे वाला जो ये पार्ट होता है ना इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका सम हमेशा 1 होता है। तो आप क्या करोगे भाई, इसका जो समेशन करोगे ना p ऑफ x का, ये इक्वल्स टू 1 कर देना, तो ये आएगा 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपका k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k दैट इज 6k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1 आएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 0.9/6, तो 0.9/6 को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका अगर डेसिमल हटा दूं तो यहाँ 0 आ जाएगा, दिस विल बी अपॉन 6 है ना, तो 0.15 आ जाएगा आपका, ठीक है, k की वैल्यू आ जाएगी 0.15। अब देखो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए, आपको पता है यहाँ पे क्या बोला है इसने, इसने बोला है अभी देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा, इसने आपको बोला है नेक्स्ट पार्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स। अब वो बोल रहा है कम से कम 2 आवर्स, तो बेटा कम से कम का मतलब क्या होता है कि या तो ये केस होगा या फिर ये केस होगा या फिर ये केस होगा, 3 केस हो सकते हैं। तो आप पता क्या करोगे, तीनों को ऐड करोगे। तो अब आप ये सोचो कि अगर ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, ठीक है, एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब वो 2 से ज्यादा भी पढ़ सकता है, 3 घंटे पढ़ सकता है, 4 घंटे पढ़ सकता है, अदरवाइज का केस हमें लेना ही नहीं है।
तो इसमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में कौन कौन से केस आएंगे? एक तो x इज इक्वल टू 2 का आएगा, प्लस कर लेना x इज इक्वल टू 3 का केस आएगा, प्लस कर लेना x इज इक्वल टू 4 का केस आएगा। तो आप x इज इक्वल टू 2 में कितना है? 2k, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 में कितना है? 2k, फिर इसमें कितना है? इसमें भी आपका k, तो इसमें आ रहा है आपका k। तो ये टोटल आप कर लो भाई, कितने आ रहे हैं? 5k आ गए। 5 के k की वैल्यू आपने 0.15 अभी निकाल ली है, तो यहाँ पे 0.15 पुट कर लो, तो यहाँ पे आपकी आ रही है 0.75। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई एटलीस्ट की कि कम से कम बच्चे 2 घंटे पढ़ेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 7.75 यानी 75%। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है एग्जैक्टली 2 आवर्स। एग्जैक्टली का मतलब सिर्फ यही केस कंसिडर करना है, सिर्फ 2 घंटे, तो यानी 2 के मतलब 2 इंटू ये x इक्वल्स टू 2 का केस लेना है बस आप। तो ये 2 के मतलब 2 इंटू 0.15 दैट इज 0.30। तो ये प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली बच्चे 2 घंटे पढ़ते हैं। अब एटमोस्ट का बोला है, तो एटमोस्ट कितना बोला है? 2 आवर्स, तो यानी कि आपको केसेस लेस देन इक्वल टू 2 लेने। तो इसमें देखो लेस देन इक्वल टू 2 में एक तो ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। तो p x इक्वल्स टू 0 केस प्लस p x इक्वल्स टू 1 का केस प्लस p x इक्वल्स टू 2 का केस। तो यहाँ 0 के केस में आ रहा है 0.1, इसके केस में आ रहा है k, इसके केस में आ रहा है 2। तो 0.1 प्लस 3k यानी 0.1 प्लस 3 इंटू 0.15, तो 0.1 प्लस 0.45 दैट इज 0.55। तो बेटा यहाँ पे आपके तीनों पार्ट्स की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू थी, फिर इसके बाद आपने ये निकाल लिया एटलीस्ट वाला, फिर आपने इक्वल्स टू वाला भी निकाल लिया और फिर ये वाला निकाल लिया। इसको ऑर्डर में लिख लेना आप लोग। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन एंड। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर ये सब कुछ समझ में आया प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, आल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। जस्ट टाइप योगिक क्लासेस इन द सर्च बॉक्स एंड यू विल फाइंड दैट पेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।